भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश के अध्यक्ष श्री विनय तेंदुलकर जी और जिन्हें सारा हिंदुस्तान प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे सरलता, सादगी और सज्जनता जिनका आभूषण है, ऐसे गोवा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर और यहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिस्टर फ्रांसिस डिसूजा, भारतीय जनता पार्टी की ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट, यहां की प्रभारी श्रीमती स्मृति ईरानी और यहां के लोकप्रिय सांसद श्रीपद नाइक जी, श्री वी सतीश, श्री दयानंद मांडरेकर, श्री दीपक धावलकर जी और श्री लक्ष्मी नारायण पारशेकर और श्री सुरीन धारलेकर, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जब मैं एयरपोर्ट से इस रैली में भाग लेने के लिए नरेंद्र भाई के साथ आ रहा था तो सड़क के किनारे मैंने समुद्र देखा, जिस समुद्र में जल था। लेकिन आज जब इस रैली में मैं पहुंचा तो मैंने देखा एक छोटा समुद्र यहां भी है, लेकिन इस समुद्र में जल नहीं है बल्कि जनता है। एक ऐसा मैं समुद्र अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। आप लोगों ने हम लोगों का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, फूलों की हार पहनाकर आप लोगों ने स्वागत किया है, तालियां पहनाकर आप लोगों ने बजाकर आप लोगों ने स्वागत किया है। लेकिन स्वागत, अभिनंदन कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते गोवा के सभी बहनों भाइयों का शीश झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज 12 जनवरी है। स्वामी विवेकानंद की 150वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं और आज यह 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की 150वीं वर्षगांठ है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की संस्कृति की ध्वज फहराने का काम यदि किसी ने किया तो हमारे स्वामी विवेकानंद ने किया था। और मुझसे यदि कोई पूछे कि भारत का यदि ग्लोबल यूथ कहना हो तो आप किसको ग्लोबल यूथ कहेंगे, तो मैं कहूंगा कि भारत का पहला ग्लोबल यूथ यदि कोई कहा जाना चाहिए तो वह स्वामी विवेकानंद को कहा जाना चाहिए। वह सचमुच एक वैश्विक युवा, पहले वैश्विक युवा इस भारत के हैं। जहां तक इस गोवा का सवाल है, मैं जानता हूं सारे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में गोवा एक ऐसा स्थान माना जाता है कि लोग यह समझते हैं कि यदि सैर सपाटा करना है, यदि मनोरंजन करना है तो हमें गोवा में चलना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि गोवा के इतिहास से, गोवा की परंपराओं से और गोवा की जो पुरानी संस्कृति है उससे लोग अच्छी तरह परिचित नहीं है। गोवा का इतिहास केवल 451 ईयर का इतिहास नहीं है। जब से यहां पर पुर्तगालियों का आधिपत्य था तब से ही यह गोवा का इतिहास नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि मैं जानता हूं कि गोवा के इतिहास की जड़ें महाभारत और पुराण के युगों तक जाती हैं। इतनी गहराई तक यहां के इतिहास की जड़ें जाती हैं। यदि मैं पुराणों को देखता हूं तो पुराणों में भी गोवा के संबंध में कहा गया है कि गोवा सचमुच यह एक देवभूमि है, एक यह तपोभूमि है। इस रूप में गोवा की चर्चा की गई है। और हम सभी जानते हैं कि जब भगवान महादेव, शिव, शंकर जब पार्वती से रूठ गए थे तो तपस्या करने के लिए यदि किसी स्थान का सिलेक्शन उन्होंने किया था तो भगवान शिव ने इसी गोवा का ही सिलेक्शन किया था और गोवा में ही आकर भगवान शिव ने उस समय तपस्या की थी। और यहां तक कि इस गोवा के बारे में यह भी कहा जाता है कि गोवा सारे पापों को नाश करने वाली यह धरती है, एक ऐसा यह पवित्र क्षेत्र है। लेकिन गोवा की इन विशेषताओं से जो सारी दुनिया को परिचित होना चाहिए, इसे मैं विडंबना मानता हूं कि सारी दुनिया इससे परिचित नहीं है। और यह गोवा
याद दिलाना चाहता हूं। 9 जून 2013 यहां पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी। बहनों भाइयों, 9 जून को ही हम लोगों ने यह सिलसिला प्रारंभ किया था, भारत का प्रधानमंत्री यदि कोई होना चाहिए तो इस देश का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी होना चाहिए। और इसी स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की सहमति के आधार पर मैंने इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में घोषणा की थी और उसी समय से यह सिलसिला प्रारंभ हुआ था। ठीक 3 महीने के बाद 13 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने आम सहमति के आधार पर फैसला कर लिया कि इस देश का प्रधानमंत्री यदि किसी को होना चाहिए तो श्री नरेंद्र मोदी को ही होना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं इस सच्चाई को, और इस सच्चाई को कोई भूल नहीं सकता है कि 1961 में जब स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, उस समय गोवा को आजादी दिलाने के लिए यहां भारत के सेना के तीनों अंगों के जवानों ने जिस बहादुरी और शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था, उसे भी कोई भुला नहीं सकता है। ऐसे सारे बहादुर सैनिकों को भी आज इस रैली में मैं सैल्यूट करता हूं, उनका भी मैं अभिनंदन मैं करना चाहता हूं कि जिन्होंने कि गोवा को आजादी दिलाने में अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था, बहादुरी का परिचय दिया था। और मैं कभी कभी यदि सोचता हूं, भारत को आजादी तो 1947 में मिल गई, लेकिन हमारा गोवा 1947 में आजाद क्यों नहीं हुआ? क्यों 14 वर्षों का समय गुजर गया? जबकि इसके पहले यदि मैं गोवा के इतिहास को पढ़ता हूं तो इस नतीजे पर पहुंचता हूं। 1787 में पिंटो विद्रोह हुआ था, जिसमें कि हमारे इसी गोवा के ईसाई पादरियों ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया था, बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था कि गोवा हमारा आजाद होना चाहिए। यानी 18वीं सेंचुरी से ही इस गोवा को आजाद कराने का सिलसिला प्रारंभ हुआ था। लेकिन उस गोवा को आजाद होने में 14 वर्षों का समय गुजर गया। मैं समझता हूं कि यदि उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यदि सूझबूझ का परिचय दिया होता तो हमारा यह गोवा भी 1947 में ही आजाद हो गया होता। इस कांग्रेस की सरकार की लचर नीतियों के कारण ही जम्मू कश्मीर की भी हालत वही बनी है। जम्मू कश्मीर को भारत की मुख्य धारा में जो आ जाना चाहिए था, इसी कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण, इसी कांग्रेस की धारा 370 के कारण आज तक जम्मू कश्मीर भारत की मुख्य धारा के साथ जुड़ नहीं पाया। इसके लिए भी यदि कोई जिम्मेदार है तो मैं कांग्रेस की सरकार को ही जिम्मेदार मानता हूं। बहनों भाइयों, 67 वर्षों की इस आजादी के काल में 55 वर्षों से अधिक, मोर देन 55 ईयर्स, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने रूल किया है भारत में तो वह कांग्रेस ने किया है। लेकिन यह कैसी विडंबना है कि कांग्रेस की 55 वर्षों की हुकूमत के बावजूद आज हमारा भारत दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए यदि कोई एक राजनीतिक पार्टी जिम्मेदार है तो वह कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। पिछले 10 वर्षों से फिर से कांग्रेस की हुकूमत इस हिंदुस्तान में है। जब से कांग्रेस आई है तब से महंगाई बढ़ने का सिलसिला निरंतर जारी है। भ्रष्टाचार ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का संकट भी निरंतर गहरा होता जा रहा है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी। मैं दोनों का नाम इसलिए ले रहा हूं कि अपनी प्रेस वार्ता में इस सच्चाई को प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया है कि भारत में केवल एक पावर सेंटर नहीं है बल्कि 2 पावर सेंटर हैं। एक पावर सेंटर प्रधानमंत्री का है और दूसरा पावर सेंटर कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का है। क्यों महंगाई बढ़ रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी? हम लोगों ने भी इस देश में सरकार चलाई है। कौन इस सच्चाई को नकार सकता है? आजाद भारत के इतिहास में लगातार 6 वर्षों तक महंगाई को पूरी तरह से रोके रखने में यदि किसी भारत माता के लाल ने सफलता प्राप्त की है तो भारत माता के लाल का नाम है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। बहनों भाइयों,
भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, जिसे हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। भारत के सेना के जवानों ने अपने शौर्य पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की। उस कारगिल युद्ध के बावजूद हम लोगों ने महंगाई को नहीं बढ़ने दिया। और इतना ही नहीं, एटॉमिक टेस्ट दुनिया के सारे जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके विरोध के बावजूद हम लोगों ने 5 एटॉमिक बम्स का धमाका करके अपने एटॉमिक टेस्ट का काम पोखरण में पूरा किया था। और दुनिया की सारी डेवलप्ड कंट्रीज ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था, फिर भी हम लोगों ने महंगाई को बढ़ने नहीं दिया था। आज देश की अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी है, रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है। और एक वह समय था अटल बिहारी वाजपेयी का, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार का, कि बहनों भाइयों, उस समय भारत करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री नहीं था, बल्कि भारत उस समय करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बन गया था। ऐसे हालात अटल बिहारी वाजपेयी ने इस हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में पैदा किए थे। लगातार विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ती जा रही है, किसी कारण से रुपए की वैल्यू कम होती जा रही है। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, नरेंद्र भाई भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, बहनों भाइयों, मैंने देखा है नरेंद्र भाई के पास एक अपना विजन है, एक दृष्टि है, कन्विक्शन है। वह जानते हैं कि भारत को एक ताकतवर भारत कैसे बनाया जा सकता है, भारत को एक सुपर इकोनॉमिक पावर कैसे बनाया जा सकता है, इसको नरेंद्र भाई अच्छी तरह जानते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम बढ़ावा देंगे, और इतना ही नहीं बल्कि हम लो कास्ट आइटम्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तैयार करेंगे। हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। यदि हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, तो भारत 6 महीने के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री नहीं रह जाएगा, बल्कि भारत करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बन जाएगा। लेकिन यह सोच चाहिए। लेकिन सचमुच मैं बधाई देना चाहता हूं आपके मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर को। महंगाई बढ़ने के बावजूद मनोहर पर्रिकर ने यह फैसला कर लिया कि हम भले ही हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में महंगाई का असर देखने को मिले, लेकिन गोवा की जनता के ऊपर महंगाई का असर नहीं होने दूंगा। यदि यह फैसला किसी ने किया है तो आपके मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने किया। हिंदुस्तान का अकेला राज्य है गोवा है, बहनों भाइयों, जहां पर कि सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है। जब हम दूसरे राज्यों में इसकी चर्चा करते हैं तो लोग आश्चर्य व्यक्त करते हैं, कैसे हो सकता है कि गोवा में पेट्रोल हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की अपेक्षा सस्ता मिलता हो। इतना ही नहीं, 250 स्थानों पर स्टॉल लगाकर फल सब्जी बेचने का काम भी सरकार करा रही है। सस्ते दर पर फल सब्जी गोवा के नागरिकों को मिल सके, यहां के गरीब किसानों को भी प्राइस प्रोटेक्शन यदि देने का काम यदि कोई कर रहा है तो आपका मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर कर रहा है। बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं कि सचमुच मुख्यमंत्री यदि होना चाहिए गोवा के लिए तो ऐसा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। क्या करिश्मा किया है। यदि गरीबी के मामले में यदि मैं देखता हूं तो मैं कह सकता हूं गरीबी कम करने में सर्वाधिक सफलता यदि किसी राज्य ने इस हिंदुस्तान में प्राप्त की है तो उस राज्य का नाम है गोवा, और उस गोवा के मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर जी, आप बधाई के पात्र हैं। मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से आता हूं, और बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं कि गोवा की पर कैपिटा स्टेट जीडीपी हमारे उत्तर प्रदेश की 7 गुना है। यह हालत है गोवा की। पर कैपिटा स्टेट जीडीपी गोवा की हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से 7 गुना है। आप सभी बधाई के पात्र हैं दोस्तों। लेकिन आज बस इतना ही कहने के लिए आप सबके सामने आया हूं कि बहनों भाइयों, चुनाव नजदीक है, और अब कांग्रेस अपनी नाकामियों, अपनी विफलताओं की जिम्मेदारी यदि तय करना चाहती है तो वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर तय करना चाहती है। अपनी विफलताओं का सारा ठीकरा केवल प्रधानमंत्री के ऊपर फोड़ना चाहती है
और उस प्रधानमंत्री के ऊपर, जिस प्रधानमंत्री ने अपने जीवन में 2 व्रत लिया, 2 संकल्प लिया कि जीवन भर मैं कांग्रेस का समर्थन करूंगा, और दूसरा संकल्प यह लिया कि उस मौके पर मैं चुप्पी साध लूंगा, नहीं बोलूंगा जिस मौके पर हमें बोलना चाहिए। यह 2 व्रत अपने जीवन में आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने लिया है, और जहां बोलने की जरूरत पड़ती है वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी मौन व्रत धारण कर लेते हैं। पूरी तरह से अपनी जुबान को वह बंद रखते हैं। लेकिन देखा अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक प्रेस वार्ता हुई थी, उस प्रेस वार्ता में उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ दिया, और मौन व्रत तोड़ने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा क्या? कहा कि यदि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हो गए तो यह देश बर्बाद हो जाएगा। वारे प्रधानमंत्री जी, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आपसे पूछना चाहता हूं, जिस गुजरात की जनता ने 3 बार अपना मुख्यमंत्री, जिस व्यक्ति को चुना हो और जिसने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में गुजरात का ऐसा विकास किया हो कि डेवलपमेंट के मामले में हिंदुस्तान का वह एक मॉडल स्टेट बन गया हो, और जिसकी सराहना केवल हिंदुस्तान में ही न होती हो बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी होती हो, ऐसे व्यक्ति के भारत के प्रधानमंत्री बनने पर यह भारत बर्बाद हो जाएगा। बहनों भाइयों, इस देश को एक सशक्त नेता की जरूरत है, एक ऐसे नेता की जरूरत है जिसके पास विजन हो, एक ऐसे नेता की जरूरत है जिसके पास कन्विक्शन हो, ऐसे नेता की जरूरत है जिसके पास करेज हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस समय हिंदुस्तान में यदि कोई ऐसा नेता है जिसके पास विजन है, कन्विक्शन है, करेज है, कुछ कर गुजरने की जिसके दिल के अंदर तड़पन है, तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया है। और बहनों भाइयों, आए दिन आप सुनते होंगे चीन भारत की सीमा में प्रवेश कर रहा है। वह भी घटना आपने सुनी होगी कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहां के सेना के जवान भारत की सीमा में घुस आते हैं और हमारे सेना के जवानों की हत्या करके चले जाते हैं। हत्या ही नहीं करते बल्कि एक हमारे सेना के जवान की हत्या करने के बाद सिर धड़ से अलग कर दिया और सिर अपने साथ ले गए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन इसे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ये नरेंद्र भाई बन गए, बहनों भाइयों, दुनिया के किसी देश की हिम्मत नहीं है कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की वह जुर्रत कर सके। ऐसे दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी व्यक्ति को हमने प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया है। लेकिन बहनों भाइयों, मैं आप सबसे एक ही निवेदन करने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं, और मैं आपसे एक एश्योरेंस चाहता हूं, एक आश्वासन चाहता हूं। आप सब आश्वासन देने के लिए तैयार हैं तो मैं बोलूं, तैयार हैं? बहनों भाइयों, सारे हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों से तो हम 270 लोकसभा की सीटों पर विजय तो प्राप्त करेंगे, लेकिन पूर्ण बहुमत की क्लियर मेजॉरिटी से सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के लिए 2 हमको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए। मैं यही आप सबसे हाथ फैलाकर आज यह मांग करना चाहता हूं कि हमके 2 की दोनों गोवा की लोकसभा सीटें जीतकर हमारी झोली में दे दो, हम आपको पूर्ण बहुमत की सरकार देंगे। यही आप सबको विश्वास दिलाते हुए और आप सबका अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।